कक्षा 12वीं के समस्त छात्रों को नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मित्र अशोक नरवर। आज मैं आपको कक्षा 12वीं हिंदी विशिष्ट के गद्य खंड का एक एकांकी है नए मेहमान। इसके लेखक हैं नाटककार उदय शंकर भट्ट। ये नए मेहमान एकांकी है। इसका पहले मैं केंद्रीय भाव पढ़ूंगा, फिर पूरा एकांकी पढ़ने जा रहा हूँ। पहले एक केंद्रीय भाव को देखिए। सबसे पहले इसमें लिखा है उदय शंकर भट्ट हिंदी साहित्य की नाटक विधा के कुशल रचनाकार हैं। भट्ट जी के एकांकी सामाजिक एकांकी हैं। उन्होंने अपने नाटकों के लिए निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की समस्याओं को आधार बनाया है। प्रस्तुत एकांकी भी इसी श्रेणी में आता है। इस एकांकी में नाटककार ने एक बड़े नगर के छोटे और साधारण मोहल्ले में रहने वाले एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की परिस्थिति का चित्रण एक छोटी सी घटना के माध्यम से किया है। गर्मियों की एक रात में जब इस परिवार के सदस्य अपने किराए के घर में स्थान संकोच के कारण, यानी स्थान की कमी के कारण, सकड़ा होने के कारण, छोटा मकान होने के कारण, स्थान संकोच के कारण गर्मी की तीव्रता से स्वयं परेशान थे, उसी समय दो मेहमान उनके यहाँ आ जाते हैं। ये मेहमान नितांत अपरिचित हैं, एकदम माने नितांत माने एकदम अपरिचित हैं। उनकी अस्त व्यस्त जीवन शैली से पूरा परिवार अवाक है, किंतु गृह स्वामी इन मेहमानों की आवभगत के लिए उद्यत यानी तैयार रहते हैं, भले ही उन्हें इसके लिए अपने पड़ोसियों से दो चार बातें सुनना पड़ रही हैं। गृह स्वामी विश्वनाथ की पत्नी रेवती इन असमय आए मेहमानों से अधिक परेशान हैं। उनके सिर में शूल है, दर्द है, मतलब शूल मैंने दर्द है। विश्वनाथ जी के बार बार आग्रह करने पर भी वे भोजन बनाने के लिए तैयार नहीं होती है। मेहमान अपरिचय के सेतु के दोनों सिरों को परिचय के आधार से मिलाने के व्यर्थ प्रयास करते रहते हैं और विश्वनाथ जी से अपनी निकटता सिद्ध करना चाहते हैं। यद्यपि एकांकी के अंतिम चरण में यह स्पष्ट हो जाता है कि ये मेहमान ब्रह्मवश ही विश्वनाथ के घर चले आए, किंतु जब अर्धरात्रि व्यतीत हो जाने पर रेवती का भाई उनके घर आता है, तब रेवती गर्मी की उमस और सिर सूल को भूलकर तुरंत भोजन बनाने के लिए उद्यत यानी तैयार हो जाती है। नाटक में एक साथ इस परिवार की उत्सुकता, विवशता, असमर्थता और संवेदनशीलता का प्रस्तुतिकरण है, किंतु अंतिम चरण में रेवती की बदली मानसिकता के माध्यम से नाटककार ने व्यंग के द्वारा वैयक्तिक मनोविज्ञान को प्रकट किया है। रेवती नए मेहमानों के लिए तो रात्रि के प्रथम पहर में भी भोजन बनाने से इनकार कर देती, किंतु भाई के लिए अर्धरात्रि में भाई के मना करने पर भी भोजन बनाने के लिए तैयार हो जाती है। एकांकी का एक स्वर हास्य स्थितियों को प्रकट करता है। असंबद्ध वार्तालाप इस तरह की हास्य सृष्टि में सहयोगी होते हैं। इस स्तर पर यह एकांकी प्रहसन की कोटि में पहुंच जाता है। प्रहसन की कोटि में संपूर्ण एकांकी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य के प्रदर्शन पर केंद्रित है। संवाद सरल और छोटे छोटे वाक्य वाले हैं, इसलिए इनमें संप्रेषणीयता है। मंचन की दृष्टि से भी यह एकांकी सफल है। अब चलिए एकांकी को शुरू करते हैं। नए मेहमान, पात्र परिचय। विश्वनाथ गृह स्वामी, नन्हेमल बाबूलाल अतिथि हैं। प्रमोद विश्वनाथ के बच्चे, प्रमोद और किरण विश्वनाथ के बच्चे। आगंतुक रेवती का भाई, रेवती विश्वनाथ की पत्नी। स्थान भारत का कोई बड़ा नगर। समय गर्मी की रात के 8 बजे। उपक्रम देखिए क्या क्या है। गर्मी की ऋतु, रात के 8 बजे का समय। कमरे के पूर्व की ओर 2 दरवाजे, दक्षिण का द्वार बाहर आने जाने के लिए, पश्चिम द्वार भीतर खुलता है। उत्तर की ओर एक मेज है जिस पर कुछ किताबें और अखबार रखे हैं। पास ही 2 कुर्सियां रखी हैं। पश्चिम के द्वार के पास एक पलंग बिछा है। मेज पर रखा हुआ पुराना पंखा चल रहा है जिससे
बहुत कम हवा आ रही है। कमरा बेहद गर्म है। मकान एक साधारण गृहस्थ का है। पलंग के पास 4-5 साल का एक बच्चा सो रहा है। पंखे की हवा केवल उस बच्चे को लग रही है, फिर भी वह पसीने से तर है, इसलिए वह कभी कभी बेचैन हो उठता है, फिर सो जाता है। इस तरह की बात उसमें बताई है। आगे देखिए। कुर्ता धोती पहने एक व्यक्ति प्रवेश करता है। पसीने से उसके कपड़े तर हैं। कुर्ता उतार कर वह खूंटी पर टांग देता है और हाथ के पंखे से बच्चे को हवा करता है। उसका नाम विश्वनाथ है। उम्र 45 वर्ष। घटा हुआ शरीर, गेहुआ रंग, मुख पर गंभीरता तथा सुसंस्कृति के चिन्ह। विश्वनाथ। अब विश्वनाथ बोलता है, उफ बड़ी गर्मी है, ये कहता है। मकान है कि भट्टी? इन बंद मकानों में रहना कितना भयंकर है। मकान है कि भट्टी? फिर रेवती आंचल से पसीना पहुँचती हुई आती है। पत्ता तक नहीं हिल रहा है, जैसे सांस बंद हो जाएगी। सिर फटा जा रहा है। सिर दबाती है। विश्वनाथ। पानी पीते पीते पेट फूला आ रहा है और प्यास है कि बुझने का नाम नहीं लेती। अभी 4 गिलास पानी पीकर आया हूँ, फिर भी होंठ सूख रहे हैं। 1 गिलास पानी और पिला दो, ठंडा तो होगा। गर्म है। आंगन में घड़े में भी तो पानी ठंडा नहीं होता। हवा लगे तब तो ठंडा हो। जाने कब तक इस जेल खाने में सड़ना होगा। ये रेवती ने कहा। आगे है, मकान मिलता ही नहीं। आज 2 साल से दिन रात एक करके ढूंढ रहा हूँ। हाँ, पानी तो ले आओ, जरा गला ही तर कर लूँ। रेवती कहती, बर्फ़ ले आते, पर बर्फ़ भी कोई कहाँ तक पिए। रेवती ने कहा। विश्वनाथ। बर्फ़ के पानी पीने से क्या फ़ायदा? प्यास जैसी की तैसी, बल्कि दोगुनी लगती है। उफ, लो पंखा ले लो। बच्चे क्या ऊपर हैं? ये विश्वनाथ ने पूछा। रेवती। रहने दो, तुम ही करो। छत इतनी छोटी है कि पूरी खाटें भी तो नहीं आती। एक खाट पर 2-2, 3-3 बच्चे सोते हैं, तब भी पूरा नहीं पड़ता। विश्वनाथ कहता है, एक ये पड़ोसी हैं निर्दयी, जो खाली छत पड़ी रहने पर भी बच्चों के लिए एक खाट नहीं बिछाने देंगे। रेवती। वे तो हमें मुसीबत में देखकर प्रसन्न होते हैं। उस दिन मैंने कहा तो लाला की औरत बोली, क्या छत तुम्हारे लिए है? नकद 50 देते हैं। तब 4 खाटों की जगह मिली है। ना बाबा, नहीं, यह नहीं हो सकेगा। मैं खाट नहीं बिछाने दूंगी। सब हवा रुक जाएगी। उन्हें और किसी को सोता देखकर नींद नहीं आती है। उन्हें मतलब उस पड़ोसी की पत्नी के पति को, पड़ोसी को मतलब। विश्वनाथ। पर बच्चों के सोने में क्या हर्ज है? जरा आराम से सो सकेंगे। आराम से सो सकेंगे। कहो तो मैं कहूँ, क्या फ़ायदा? अगर लाला मान भी ले तो वह नहीं मानेगी। वैसे भी मैं उसकी छत पर बच्चों को अकेला सोना पसंद नहीं करूँगी। विश्वनाथ। फिर जाने दो, मैं नीचे आंगन में सो जाया करूँगा। कमरे में भला क्या सोया जाएगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यदि कोई अतिथि आ जाए तो क्या होगा। ये सोच रहे हैं वो। ईश्वर करे इन दिनों कोई मेहमान ना आए। मैं तो वैसे ही गर्मी के मारे मर रही हूँ। पिछले 15 दिनों से दर्द के मारे सिर फट रहा है। मैं ही जानती हूँ कि जैसे रोटी बनाती हूँ। विश्वनाथ। सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो। यहाँ की गर्मी से तो ईश्वर बचाए। इसलिए यहाँ गर्मियों में सभी संपन्न लोग पहाड़ों पर चले जाते हैं।
रेवती चले जाते होंगे, गरीबों की तो मौत है। रेवती जाती है, बच्चा गर्मी से घबरा जाता है। विश्वनाथ जोर जोर से पंख करता है। आगे, इन सुकुमार बालकों का क्या अपराध है, इन्होंने क्या बिगाड़ा है, तमाम शरीर मारे गर्मी के उबल रहा उठा है। रेवती पानी का गिलास लेकर आती है। अब कहती है, बड़े का तो अभी तक बुरा हाल है, अब भी कभी कभी देह गर्म हो जाती है, उन्हें बड़े को बुखार आ जाता है। फिर आगे विश्वनाथ पानी पीकर, उसने क्या कम बीमारी भोगी है, पूरे 3 महीने तो पड़ा रहा। वह तो कहो मैंने उसे शिमला भेज दिया, नहीं तो ना जाने भगवान ने रक्षा की। देखा नहीं सामने वालों की लड़की को फिर से टाइफाइड हो गया और वह चल बसी। तुम कुछ दिनों की छुट्टी क्यों नहीं ले लेते, मुझे डर है कहीं कोई बीमार न पड़ जाए। विश्वनाथ, छुट्टी कोई दे तब ना, छुट्टी ले भी लूँ तो खर्च चाहिए। खैर तुम आज जाकर ऊपर सो जाओ, मैं आंगन में खाट डालकर पड़ा रहूँगा। बच्चों को ले जाओ, यह गर्मी में भुन रहा है। बच्चे को ले जाओ, यह गर्मी में भुन रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। यह नहीं हो सकता, मैं नीचे सो जाऊंगी, तुम ऊपर छत पर जाकर सो जाओ। और ऊपर भी क्या हवा है, चारों तरफ दीवारें तप रही हैं। तुम ही जाओ ऊपर। यही तो तुम्हारी बुरी आदत है, किसी का कहना ना मानोगी, बस अपनी ही हाँके जाओगी। 15 दिन से सिर में दर्द हो रहा है, मैं कहता हूँ खुली हवा में सो जाओगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी। तुम तो व्यर्थ ही जिद करते हो, भला यहाँ आंगन में तुम्हें नींद आएगी। बंद मकान, हवा का नाम नहीं, रात भर नींद ना आएगी। सवेरे काम पर जाना है, जाओ, मेरा क्या पड़ी रहूँगी। नहीं, यह नहीं हो सकता, आज तो तुम्हें ऊपर सोना पड़ेगा, वैसे भी मुझे कुछ काम करना है। ऐसी गर्मी में क्या काम करोगे, तुम्हें भी क्या ना जाने क्या धुन सवार हो जाती है। जाओ सो जाओ, मैं आंगन में खाट पर इसे लेकर जैसे तैसे रात काट लूँगी, जाओ। अच्छा तुम जाओ, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था, मैं ही ऊपर जाता हूँ। बाहर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है। रेवती, कौन होगा, ना जाने, देखता हूँ। हे भगवान, कोई मुसीबत ना आ जाए। मुसीबत मतलब मेहमान ना आ जाए, ऐसा रेवती ने कहा। हे भगवान, कोई मुसीबत ना आ जाए। चलिए आगे देखते हैं। बच्चे को पंखा करती है, बच्चा गर्मी के मारे उठ बैठता है और पानी मांगता है। वह बच्चे को पानी पिलाती है, पंखा करती है। इसी समय 2 व्यक्तियों के साथ विश्वनाथ प्रवेश करता है। रेवती बच्चे को लेकर आंगन में चली जाती है। आगंतुक एक साधारण बिस्तर तथा एक संदूक लेकर कमरे में प्रवेश करते हैं। विश्वनाथ भी पीछे पीछे आता है। कमीजों के ऊपर काली बंडी, सिर पर सफ़ेद पगड़ियाँ। बड़े की अवस्था 35 और छोटे की 24 है। रंग सांवला, बड़े की मूछें मुंह को घेरे हुए, माथे पर सिलवट। छोटे की अधकटी मूछें, मुख लंबा मुख और बड़े बड़े दांत। दोनों मैली धोतियां पहने हैं। बड़े का नाम नन्हेमल और छोटे का बाबूलाल है। इस हड़बड़ में दोनों बच्चे ऊपर से उतर आते हैं और दरवाजे के पास खड़े होकर आगंतुकों को देखते हैं। विश्वनाथ बड़े लड़के से, प्रमोद जरा कुर्सी इधर खिसका दो, आप इधर खाट पर आ जाइए, जरा पंखा तेज कर देना। किरण पंखा तेज करता है, किंतु पंखा वैसे ही चलता है। पगड़ी के पल्ले से मुंह पसीना पहुंचकर उसी से हवा करता हुआ, बड़ी गर्मी है, क्या कहें पंडित जी, पैदल चले आ रहे हैं, कपड़े तो ऐसे हो गए हैं कि निचोड़ लो। विश्वनाथ कहता है, जी आप लोग। बाबूलाल, चाचा मेरे कपड़े निचोड़ कर देख लो, 1 लोटे से कम पसीना नहीं निकलेगा। धोती ऐसी चर्रा रही है जैसे पुरानी हो। पिछले दिनों 9 रुपये नगद 9 रुपये खर्च करके खरीदी थी। नन्हेमल, मोतीराम की दुकान से ली होगी, बड़ा मक्कार है। मैंने भी कुर्तों के लिए 6 गज मलमल मोल ली थी।
मैंने भी 6 गज कुर्तों के लिए मलमल मोल ली थी, 1.25 रुपये गज दी, जबकि नत्था लाल के यहाँ 9.5 आने गज बिक रही थी। पंडित जी, गला सूखा जा रहा है, स्टेशन पर पानी नहीं मिला, मन करता है लेवन की 5-6 बोतलें पी जाऊं। मुझे कोई पिलाकर देखे, 10 से कम नहीं पीऊँगा। क्या नाम है तुम्हारा भाई? प्रमोद। किरण। बाबूलाल। ठंडा ठंडा पानी लाओ दोस्त, प्राण सूखे जा रहे हैं। देखो प्रमोद, कहीं से बर्फ़ मिले तो ले आओ। आप लोग अपना लोटा कहाँ रखा है? थैले में ही है ना? बिस्तर में होगा। चाचा निकालूं क्या? और तो और बिस्तर भी पसीने से भीग गया। चाचा मैं तो पहले नहाऊंगा, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। चाचा मैं पहले नहाऊं, फिर जो होगा देखा जाएगा। हाँ नहीं, आज का वीडियो बस इतना ही रखूँगा मैं। अब मैं इसको रोकता हूँ, बाकी का वीडियो अगले वीडियो में।